हेलो। आज हम लोग सेकंड क्लास में कुछ नई चीज़ें देखेंगे। कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, जैसे कि सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, जैसे अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स, आपको पता है अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स का एक सेट जो होता है वो सेट ऑफ क्रेयॉन्स कहा जाता है। उसी तरह अ सेट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कोई खास नंबर हो सकते हैं। मान लें कि 1 से 10 तक सारे नंबर्स लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इफ a person wants to see only even numbers, see 2 4 6 8 and 10. If he wants to write the numbers which are even in this collection of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वो क्या कर सकता है, इन नंबर्स को इस मिडिल ब्रैकेट में, जिसको हिंदी में मंझली ब्रैकेट कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट में इन नंबर्स को बारी बारी वो लिख देगा 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये जो मिडिल ब्रैकेट्स हैं, मिडिल ब्रैकेट्स में आप सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं जो जो मेंबर है इस सेट का। इस सेट का कुछ नाम भी दे सकते हैं, मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं ए। सो ए बिकम्स अ सेट। ए एक सेट हो जाता है जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10। ठीक, अगर कोई, ये तो डिस्क्रीट नंबर्स थे, अलग अलग नंबर्स थे, कुछ खास नंबर्स थे, एक नंबर्स के कलेक्शन में से कुछ खास नंबर्स को और उनमें से हर किसी को लिखना हो तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस सेट पूरा लिखना हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नंबर्स आपको लिखने हो, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो 2 से लेकर के 50 तक के सारे नंबर्स, ठीक है, सारे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सारे आ जाएंगे, इसके 2 और 50 के बीच में हर इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, हर रैशनल नंबर आ जाएगा, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, हर तरह का जितने टाइप का आप नंबर इमेजिन कर सकते हैं रियल नंबर, वो सब आ जाएगा 2 से 50 के बीच में। तो अगर इन पूरे नंबर्स को हम शो करना चाहते हैं कुछ लिख करके, तो कैसे लिखेंगे? हम उसमें क्या लिखते हैं, इस पूरे रेंज को, ठीक है, ये एक रेंज बन गया कि नहीं? ये एक रेंज बन गया। रेंज किसको कहते हैं? रेंज यहाँ से यहाँ तक, ऐसा सेंस जब हमको डेवलप करना हो तो उस शब्द को रेंज कहा जाता है मैथ में। ठीक है, कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाते हैं 2, 50। इसका मतलब होता है 2 से लेकर के 50 तक, फ्रॉम 2 to 50, इसका ये मतलब होता है 2, 50 का। और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, बिग ब्रैकेट्स। ओके, सो दिस बिकम्स अ सेट। इस सेट का भी नाम कुछ दे लो आप, मान लो बी दे दिया, तो बी इज अ सेट ऑफ नंबर्स, ईच एंड एवरी नंबर विच कम्स फ्रॉम 2 to 50। 2 से 50 के बीच में सारे नंबर्स ऐसे लिखे जाएंगे, कलेक्शन। ठीक है, तो क्या नई क्या चीज सीखी हमने? सेट ऑफ नंबर्स को लिखना। अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इवन नंबर्स को लिखा है, तो आप कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे? आप मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप लिख रहे हैं किसी सेट के। तो अगर आप अ रेंज ऑफ नंबर्स लिखना चाहते हैं, मतलब वहाँ से वहाँ तक के बीच का समथिंग टू समथिंग हर नंबर ही लिख देना चाहते हैं, तो बिग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन नंबर्स का रेंज 2 से 50 तक कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा इसके बारे में, बट अगर वाई एक्सिस पे साइन थीटा प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस पे थीटा प्लॉट किया जाए, तो साइन थीटा का कर्व ऐसा आता है। ठीक है, रफली ये वाई एक्सिस पे 1 से ऊपर नहीं जाता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आपको पता भी होगा 90 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू इसकी 270 डिग्री पे -1 होती है, ये वैल्यू -1। आप देखेंगे कि ना 1 से ऊपर जाएगा कर्व, देखो इस हिस्से में 1 से ऊपर कर्व कहीं नहीं है, और ना -1 से नीचे जाएगा ग्राफ। तो कोई अगर कहना चाहे कि बताओ भाई कि साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। थीटा देखो, अब थीटा कहीं से कहीं भी हो सकती है। थीटा देखो तो नेगेटिव में कहीं भी चले जाओ, -∞ डिग्री कुछ भी कर चले जाओ, यहाँ
ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, नेगेटिव डिग्रीज या ये पॉजिटिव डिग्री, 45 डिग्री, 90, यहाँ पे 180 है, 270, 360, अगेन आप बढ़ते जाओगे आगे 720 आएगा। तो थीटा की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। देखो ना इस तरफ कोई लिमिट है ना इस तरफ कोई लिमिट है, ग्राफ चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इधर भी ग्राफ चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सो थीटा इज नो लिमिट, बट whatever be the theta, sin theta has a fixed range. It cannot move beyond 1 or beneath 1, beneath -1. ना -1 से नीचे जा सकता है और ना 1 से ऊपर जा सकता है। तो कोई कहेगा कि ये जो y है sin थीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y एक सेट बनाता है, उस सेट का नाम दे दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं y जो है, ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, y की वैल्यू -1 से 1 तक बिलोंग करती है। जैसे ऊपर 2,50 लिखा था, -1,1 लिखा और ये बड़ी ब्रैकेट डाल दिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ये ग्राफ जा सकता है, ठीक है। देयर आर डिटेल्स अबाउट, देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स हिडन इन दिस, बट आई एम जस्ट बिगिनिंग द कोर्स, सो आई एम नॉट टेलिंग यू इन बिग डिटेल। बट ये लिखने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। लिखने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे फंक्शंस को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। जैसे आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखो ये कर्व है, ये ऐसे ही चलते जाता है उधर जितना भी जाओ, और ऐसे ही ये पीछे भी चलता जाता है, ठीक है, पीछे भी चलता जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है y। ये किसका ग्राफ है आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज सम फंक्शन जो ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये 3 और मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ y का रेंज क्या हो जाएगा, आप लिखने का ट्राई करो, ठीक है। रेंज बताते वक्त हम क्या देखेंगे, y का, y एक्सिस के लिए रेंज शब्द का यूज होता है और x एक्सिस के लिए डोमेन शब्द का यूज होता है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सी x की वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारे नंबर्स का कलेक्शन क्या बनेगा, डोमेन सेट। एक सेट बनेगा जिसका नाम स्पेशल है डोमेन। डोमेन का मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, और रेंज क्या हुआ, रेंज मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो 0 से लेकर के 3 तक हर वैल्यू ये एज्यूम कर रहा है, लेकिन ना 3 के ऊपर जा रहा है ना 0 के नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, 0,3 और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि 0 से 3 के बीच में कॉन्टिन्यूटी है, 0 से 3 के बीच में हर नंबर y की वैल्यू हो सकती है। देखो ये भी वैल्यू है y की, ये भी वैल्यू है y की, कोई भी 0 से 3 के बीच की वैल्यू ले लो, वो वैल्यू आएगी इस कर्व की। तो ये सारे नंबर्स का कलेक्शन 0 से 3 के बीच का, इन 0 से 3 के बीच का जो कलेक्शन है, इन पूरे नंबर्स को क्या कहा जाता है, रेंज। रेंज ये एक सेट है, इन नंबर्स का पूरा सेट क्या कहा जाएगा, रेंज। और एक्स एक्सिस पे जितनी ये वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू वैलिड है। देखो तो ये वैल्यू लो, देखो कोई ना कोई y आ रहा है इस पर, ये वैल्यू लो कोई ना कोई y आ रहा है, ये वैल्यू लो कोई ना कोई y आ रहा है, ये वैल्यू लो आप कोई ना कोई y आ रहा है, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस पे जितने वैल्यूज हम डाल सकते हैं वो सब का कलेक्शन क्या बनता है, डोमेन, ठीक है। तो x का डोमेन क्या हो जाएगा, या फिर सिंपली डोमेन भी लिख सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कॉमा दे देंगे बीच में। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट देते वक्त हम ध्यान रखेंगे, बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बिग ब्रैकेट अगर इधर दिया हुआ है मतलब कि ये जो वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, वो भी आ रही है कहीं ना कहीं पे। देखो 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, और ये जो 3 है वो भी आ रही है, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करना, इन आउटर इंटरवल्स को इंक्लूड करना, आउटर इंटरवल्स को इंक्लूड करना। जैसे कि मान लेते हैं लाइन में बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला है व्यक्ति लाइन में और ये जो आखिरी है व्यक्ति लाइन में, L, अगर इन दोनों को भी खाना देना है
तो इंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसे लिखेगा कि इंक्लूड ए ऑल्सो एंड इंक्लूड एल ऑल्सो। बट हो सके ए और एल बॉडीगार्ड हो और उनको अभी नहीं खाना हो, तब खाना देने वाला क्या इंस्ट्रक्शन देगा, ए कॉमा एल। ये ब्रैकेट नहीं देगा, बड़ी ब्रैकेट नहीं देगा, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब बाउंड्री वाले को भी इंक्लूड करो, बाउंड्री वाले को भी खाना दे दो। यहाँ पे हम बाउंड्री वाले को नहीं देना चाहते हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि ये नंबर जो है इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, हमको पता नहीं है, ये फिक्स नहीं है ना, ये इनफाइनाइट है, ये नंबर हमको पता नहीं होता है, तो हम इसके बराबर कैसे कह दें। ये एक सिंबल है, इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल है, सिंबल है ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर, ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर। ये कौन सा नंबर है वो फिक्स नहीं है, तुम जितना इमेजिन करोगे इन्फिनिटी उससे ज़्यादा है, इसीलिए इस पर इक्वलिटी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो दो नए शब्द सीखा है हमने, डोमेन और रेंज। ठीक है, और 3 ब्रैकेट्स का यूज सीखा, एक मिडिल ब्रैकेट का यूज सीखा, एक बिग ब्रैकेट का यूज सीखा और एक स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज सीखा। मिडिल ब्रैकेट का यूज कब होता है, जब हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ए बी सी डी ई, ये कुछ भी हो सकता है जैसा डिफाइन करना चाहो। मान लो ये 5 बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ब्लैक पैंट पहनी हुई है एक मेले में। ठीक है, देयर इज अ फेयर गोइंग ऑन, कहीं पे एक मेला लगा हुआ है और उसमें ब्लैक पैंट्स वाले बच्चों का एक सेट बनाने के लिए आपको बोला गया, नाम लिखने के लिए बोला गया। तो 5 ही बच्चे आपको मिले, तो पांचों का नाम लिखना आसान है ना, 5 चीजें लिखनी आसान है, 5 चीजें लिख दी आपने और मिडिल ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब ये सेट हो गया ब्लैक पैंट्स का। ठीक है, ये नाम दे सकते हैं आप। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम इंडिविजुअली जब लिखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब अगर बोला गया ह्यूमंस का सेट बनाने, जो उस फेयर में आए हैं, मेले में आए हैं, तो ह्यूमंस एक ही आएंगे, कितने सारे ह्यूमंस होंगे, सबका नाम लिखना पॉसिबल है। ठीक है, तो आप एक रेंज बता देते हैं, मे बी एज का रेंज बता दिए। भाई देखो, इसमें एज का सेट मैं बता देता हूँ, इसमें 2 साल से लेकर के 65 ईयर्स के लोग आए हुए हैं। ठीक है, 2 to 65, 2 साल का बच्चा भी है कोई तो इंक्लूड कर लिया 2 एज को भी, और 65 ईयर का बूढ़ा आदमी भी है तो इंक्लूड कर लिया ये भी। ठीक है, अगर ये 65 वाला आदमी मेले से चला जाए, ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सेट में, स्मॉल ब्रैकेट डाल देंगे इस तरह। हम जिस भी नंबर को अपने ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं हम वहाँ पे बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी नंबर को बताना चाहते हैं कि नहीं 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 इसको इंक्लूड मत करो, ये बस बाउंड्री है बताने के लिए, तो उसको ऐसे दिखा दिया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट्स। ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, आगे खूब सीखेंगे, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई लिखना चाहता है 1 से 65 साल के लोग आए हुए हैं, 66 साल के लोग, लेकिन अभी ना 1 साल का कोई बच्चा मौजूद है ना 66 साल का बच्चा मौजूद है, तो इन दोनों एज को छोड़ दो, 1 से 66 ईयर के बीच के सब लोग हैं, लेकिन 1 भी नहीं है और 66 ईयर्स का आदमी भी नहीं है फेयर में, तो इन दोनों नंबर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं एज को अपने सेट में, नहीं इंक्लूड कर सकते। तो नहीं इंक्लूड करने के लिए हम ये वाला दिए। इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, 1 से ज़्यादा कोई भी एज वैलिड है, मतलब आया हुआ है मेले में। ठीक है, और 66 से कम एज का हर कोई आदमी आया हुआ है मेले में, लेकिन पर्टिकुलरली 1 साल का आदमी, एग्जैक्ट 1 साल का बच्चा नहीं है, और पर्टिकुलरली 66 साल के व्यक्ति भी नहीं है। ठीक है, तो बाउंड्री को इंक्लूड अगर करना हो आपको लिखने में तो आप बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है तो आप छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को लिखना हो तो आप बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हो सब कुछ रियल है। ठीक है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा बताया था मैंने पिछले में, आयोटा वाले नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स के सेट को पर्टिकुलरली कैपिटल आर से दिखाया जाता है। ठीक है, रियल नंबर के सेट को पार्टिकुलरली आर से दिखाया जाता है, मतलब आर एक ऐसा सेट है जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के हर नंबर को इंक्लूड करेगा। यहाँ पे ब्रैकेट हम स्मॉल वाला दे देंगे। ठीक है, मिडिल वाला नहीं देंगे, स्मॉल वाला देंगे।
स्मॉल वाला क्यों दिया? अगेन ये इनफाइनाइट वैल्यू है, मुझे पता नहीं ये कौन सी वैल्यू होती है, तो हम सर्टेनिटी से यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं देते हैं। ठीक है, जब भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, उस तरफ आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, बस सिंपली याद रखें, क्योंकि वो नंबर डिफाइंड नहीं होता। तो रियल नंबर एक सेट बन गया। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया R इज अ सेट ऑफ नंबर्स, R is a set of numbers from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सोचो तो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप सारे नंबर्स ले लो नंबर लाइन पे, कोई नंबर बचेगा? 0, 1, 2, इनके बीच का फ्रैक्शन, इनके बीच का रैशनल नंबर, इनके बीच का इरेशनल नंबर, सब इंक्लूड हो जाएगा। सारे नंबर्स जो आप इमेजिन कर सकते हो सब रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो कैपिटल आर कहीं भी लिखा रहे सेट्स में, फंक्शंस में, आप समझ जाओ कि वो रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे 4, 5, 1/2, -1, 1.3333 belongs to real number or not? सोचते जाओ, whether 4 belongs to real number or not? Yes, it belongs to real numbers. 5 belongs to real number or not? Yes, it belongs to real numbers. 1/2? Yes. -1? Yes. 1.3333? Yes. कोई भी नंबर हो, रियल होना चाहिए, बस सब बिलोंग करते हैं ना आर को। ठीक है, तो बार बार इतना बड़ा फ्रेज लिखेंगे क्या? बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, हर जगह मैथ में बहुत बार आता है ये लिखने का, तो हर बार इतना बड़ा फ्रेज तो लिखेंगे नहीं। तो हमने एक सिंबल बना लिया बिलोंग्स टू का। ठीक है, बिलोंग्स टू का सिंबल है ये देखो, सी जैसा, और बीच से काट देना, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। 2-4 बार यूज करेंगे, आदत हो जाएगी। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे कि मान लो एक सेट बनाया मैंने नंबर्स का, 2, 4, -1, -2, -4/3 और -5, ऐसा कुछ सेट बना लिया। कितने नंबर्स हैं इस सेट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट के। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट के। कोई नाम देना चाहते हो आप सेट को? नाम दे दो, मान लो एस दे दिया। अब बताओ ये सेट जो है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं कि नहीं रियल नंबर को? बताओ मुझे। इसका जो हर एलिमेंट है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है कि नहीं? तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब ये जो सेट है एस, इट बिलोंग्स टू द लार्जर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये एस जो है एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे ग्राउंड का रियल नंबर। सोचो रियल नंबर का स्पेस कितना बड़ा है, सारे नंबर्स रियल वाले इसमें आ जाते हैं, और इसमें से छोटा सा है एस, छोटा सा है एस, ये पूरा रियल नंबर है, छोटा सा ऐसा 5 नंबर्स लेकर, लेकिन इतना साइज भी नहीं होगा इसका। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, नाउ सी, मैं एक सेट लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 4 एलिमेंट्स का एक सेट लिखा मैंने। आपको बताना है कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू ये सेट को 1 to 8, रियल नंबर के सेट को 1 to 8 को ये बिलोंग करता है कि नहीं? 2, 3, 4, 5 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स इस रेंज को बिलोंग करते हैं कि नहीं? देखो बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे, ध्यान देना है। बड़ी ब्रैकेट क्या इंप्लाई करती है? रेंज 1 से 8 तक की सारी वैल्यूज। और मंझली ब्रैकेट क्या इंप्लाई करती है? सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स, इंडिविजुअली एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली 2, 3, 4, 5 1 से 8 के बीच में ही बिलोंग करेगा कि नहीं? सोचो, 2, 3, 4, 5 इन्हीं के बीच में है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बिलोंग्स टू वाला। ठीक है, ये गलत है, डज नॉट बिलोंग टू नहीं होगा, इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अगर इस सेट का नाम दे दो एस और इस रेंज का नाम दे दो ए, तो क्या लिखेंगे? एस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एस जो है वो ए का हिस्सा है, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक ग्राफ बताया था, ध्यान से देखो।
log x का ऐसा था, इंक्रीजिंग टाइप का, और ये गुजरता था 1, 0 से। ये कर्व था y इक्वल्स टू लॉग x बेस समथिंग, ठीक है, जो बेस आप लेना चाहो। मान लो मैं बेस ले लेता हूँ 10, कॉमन है 10 ले लिया हमने। तो आप देखो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। x की जो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं इस फंक्शन के लिए उनको क्या कहा जाता है, उनका सेट बनाता है डोमेन, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन कहा जाता है उस पूरे वैल्यूज को, x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम्स। ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, डोमेन इज द सेट ऑफ all values which the independent variable takes, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट समझना, ठीक है। डोमेन वो सारे वैल्यूज का एक सेट होता है, ठीक है, उन सारे वैल्यूज का एक सेट है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू जिनका ले सकता है, ठीक है। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक्स मतलब x। अब देखो जरा x की वैल्यू निगेटिव है क्या, इस तरफ ग्राफ है ही नहीं, मतलब log x का इस फंक्शन का y इक्वल्स टू log x बेस 10 का जो डोमेन होगा वो 0 से पीछे नहीं होगा, वो जब भी होगा तो क्या होगा, 0 से आगे होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है, 0 के आगे ही है ग्राफ, पीछे नहीं है। और 0 पे देखो माइनस इन्फिनिटी बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम इंक्लूजन का भी साइन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू होती है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक डोमेन हो सकता है। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी इंक्लूजन का ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन 0 पे देखो जरा इस फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होने जा रही है, तो ये वैल्यू भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्या फ़ायदा होगा आपको 0 लेने से, तो 0 पे भी इक्वलिटी नहीं लगाई जाती है, ठीक है। तो log x में ये x की वैल्यू कभी भी आप 0 एग्जैक्टली पुट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मीनिंगलेस आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इस वैल्यू का आप क्या करेंगे, साइंस में कोई रिलेवेंस ही नहीं है इस वैल्यू का, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी ये वाला पूरा डोमेन हो गया इनका। 0 पे इक्वलिटी क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी आ रही है। ये देखो ये पूरा डोमेन बन गया इसका, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो वैल्यूज अज्यूम करता है वो डोमेन बनती है। अच्छा रेंज का क्या होगा, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज होता है y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। रेंज मतलब ये जो फंक्शन है log x बेस 10 y इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी, ये बीच का पूरा सेट क्या कहा जाता है, रेंज। तो अगेन इस ग्राफ को देखो, समझना बहुत आसान है। देखो तो सबसे नीचे कहाँ तक वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी तक, और सबसे ऊपर कहाँ तक वैल्यू जाएगी, इन्फिनिटी तक। ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आउट ऑफ माई कंप्यूटर स्क्रीन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ये अज्यूम कर रहा है। देखो ज़रा यहाँ पे ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है किसी x के लिए, ये वैल्यू भी है किसी x के लिए। कोई बहुत बड़ा ले लोगे, इधर आगे ये मीट करेगा इसको, ये भी वैल्यू है किसी x के लिए, वैलिड है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज लॉग अज्यूम करता है, लेता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हम इंक्लूजन का साइन नहीं देते हैं, तो हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आसान है समझना इसको बहुत। तो डोमेन और रेंज ऐसे ही लिखना होता है। आपका जो प्रैक्टिस शीट दिया गया है उसमें डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन है, वो आप लोग अब बना सकते हैं, ठीक है, जब ग्राफ्स वगैरह और सबका भी बता दिया जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा,
हमने मिडिल ब्रैकेट सीखा, हमने बिग ब्रैकेट का यूज़ सीखा, हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ सीखा, हमने बिलोंग टू का सिंबल सीखा, रियल नंबर के सेट को आर कहते हैं ये सीखा, डोमेन क्या होता है वो सीखा, रेंज क्या होता है वो सीखा। इतनी चीज़ें हमने सीखी। याद रखने की बात है, मिडिल ब्रैकेट्स में सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखे रहते हैं कॉमा से सेपरेट करके। ये एक रेंज को दिखाता है, ठीक है। यहाँ ए कॉमा बी ऐसे फॉर्म में लिखा रहेगा, मतलब ए से बी तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग ए एंड बी, बिकॉज द ब्रैकेट इज द बिगर वन, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करें। अगर बी को इंक्लूड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। ए को यूज नहीं करना चाहते तो ए पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। अगर दोनों पे इक्वलिटी नहीं है तो दोनों पे आप स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। ये बिलोंग टू का सिंबल है, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, जैसे चार, चार एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं, कौन है, चार एक रियल नंबर है। मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल है ए, ठीक है। ए एक वेरिएबल है और आप बताना चाहते हैं कि ए सिर्फ वो वैल्यूज अज्यूम करेगा जो रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। जब ए की वैल्यू नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि ए की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर ही होगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए बिलोंग टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर बता ही दिया। डोमेन है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो फंक्शन में डाली जा सकती है, और रेंज है वाई की पॉसिबल वैल्यूज जो आउटपुट आती है, ठीक है। हमारा क्या होता था, एक्स होता है इनपुट, ठीक है। ये आप फंक्शन में डालते हैं, फंक्शन एक मशीन होती है, फर्स्ट क्लास में बताया था, और आपको y मिलता है एज अ आउटपुट। तो ये x इनपुट जो जो वैलिड है, इनपुट जो जो आप डाल सकते हैं उन सारे वैल्यूज का सेट कहा जाता है डोमेन, और y जो आउटपुट जहाँ से जहाँ तक निकल के आ सकता है उन सारे वैल्यूज का सेट कहा जाता है रेंज। और सेट को लिखने का तरीका अगेन ये यहाँ से है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप अभी आगे बढ़ने से पहले अपनी कॉपी पे टैन का ग्राफ बना लें। ये थीटा है और ऊपर y इक्वल्स टू टैन थीटा है। इसका कर्व मैंने पहले भी बताया था, इसका कर्व ऐसा होता है, ये जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 90 डिग्री तक, ये टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे ही 90 डिग्री को आप क्रॉस करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से, देखो बहुत निगेटिव एक वैल्यू से धीरे 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 बढ़ के क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है ज़ीरो 180 डिग्री पे, ठीक है। टैन इतना ही नहीं होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब पूरे जगह पे ऐसा ही ये रिपीट होता रहेगा। ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ये अगेन ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, फिर इसके बाद ये ऐसे ही शुरू होगा। तो ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अगेन ये ऐसा होगा, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमको बेसिकली इतने से मतलब होता है, ठीक है, 180 डिग्री तक के कर्व से। इसलिए यूजुअली आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की, कम से कम इतना ड्रॉ करके आप सामने बैठो ताकि आप स्लोप देख सको, ठीक है। मैं ग्राफ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये ग्राफ आप बना के बैठो सामने कॉपी पे ताकि कंसल्ट कर सको इसको। देखो व्हाट ग्राफ आई वांट टू चूज इज, ये ग्राफ है, ठीक है, इनवर्स पैराबोला टाइप का है। मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। कोई दो पॉइंट चूज करते हैं, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है c, और ये ऑन द डिक्लाइन इस नेगेटिव साइड पे है d। इन पे फटाफट आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये a पे टेंजेंट हो गया,
ये बी पे टेंजेंट हो गया, ये सी पे टेंजेंट हो गया, और ये डी पे टेंजेंट हो गया। ठीक है, ए पे टेंजेंट एल ए, बी पे टेंजेंट एल बी, सी पे टेंजेंट एल सी, और डी पे टेंजेंट एल डी। मैंने बताया था ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका जो टैन वैल्यू होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप। तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप एट पॉइंट ए। जो ये टैन थीटा आएगा ये स्लोप एट पॉइंट ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे बनाया जाए ये एंगल, तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग थीटा बी, इसको नाम दे देते हैं, इसको थीटा ए। तो टैन थीटा बी जो होगा वो इस कर्व का, ये जो कर्व इनिशियली हमने बनाया था, मान लेते हैं इस कर्व का नाम है इंडिया। ये जो इंडिया कर्व है इसका जो पॉइंट बी है, ठीक है, तो बी पे जो टेंजेंट बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो टैन थीटा की वैल्यू होगी वो पॉइंट बी पर इंडिया की स्लोप होगी। इंडिया की स्लोप सी पे देखो ज़रा, ये थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रीवियस क्लास में बताया था 0 डिग्री। देखो ये लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कैसा है, 0 डिग्री, क्योंकि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और डी पे ज़रा देखना, डी पे अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल आएगा थीटा डी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे हम इस कर्व पे आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाने का मतलब एक्स में आगे की तरफ जाना, जैसे जैसे एक्स की तरफ जा रहे हैं ये कर्व का अपना खुद का वैल्यू, वाई वैल्यूज़, वो तो चेंज हो ही रही है, साथ ही साथ टेंजेंट का एंगल भी चेंज हो रहा है, टैन थीटा भी चेंज हो रहा है। मतलब क्या क्या चेंज हो रहा है ज़रा देखेंगे। इस कर्व को मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ये पैराबोला है। पैराबोला किसका होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कर्व पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आप x में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y भी वेरी कर रहा है, वैसे वैसे थीटा भी वेरी कर रहा है इन लाइंस का एंगल। तो थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी, पॉइंट टू पॉइंट थीटा अलग अलग आ रहा है, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग टैन थीटा भी अलग अलग आएगा, टैन थीटा बी, टैन थीटा सी, टैन थीटा डी। अब आपने जो कॉपी पे टैन का एंगल बनाया हुआ है, टैन का ग्राफ बनाया हुआ है, उस पर आप ध्यान दो, ये टैन थीटा ए, मान लो ये थीटा ए जो है वो 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री √3 आएगा। ये थीटा भी देखो घट गया, मान लो ये 30 डिग्री है, तो टैन थीटा भी 1/√3 आएगा। ठीक है, कम हो जाएगी वैल्यू, देखो कम हो रही वैल्यू, कम हो गई, टैन थीटा सी 0 हो गया और कम होकर के 0 हो गई। और टैन थीटा डी, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टैन का वैल्यू क्या होता है, कोई निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो 0 से भी और घट गया, मतलब ये जो टैन की वैल्यू है धीरे धीरे एक हाई वैल्यू से धीरे धीरे घटते ही जा रही है। समझ रहे हो, ये टैन थीटा पॉइंट ए पे √3 था, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े पॉइंट बी पे तो ये घट के 1/√3 हो गया। बी से अगेन आप सी पे पहुंचे तो ये वैल्यू 0 हो गई, और सी से जब आप डी पे पहुंचे तो ये वैल्यू देखो ज़रा निगेटिव हो गई। ध्यान दो, ये 0 मार्क है, ये 0 लाइन है। ए पे कोई पॉजिटिव स्लोप था √3, बी पॉइंट पे स्लोप थोड़ा घट गया, सी पॉइंट पे घट के 0 हो गया, और डी पे घट के नेगेटिव हो गया। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इस x और y में कुछ रिलेशन है, ये वाला पैराबोलिक, और जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे थीटा चेंज हो रहा है, वैसे वैसे टैन थीटा चेंज हो रहा है, और टैन थीटा होता है स्लोप। फिर से सुनो, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है, वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है, और वैसे ही वैसे थीटा भी चेंज हो रही है,
टेंजेंट्स की, स्लोप्स की, स्लोप लाइन की, देखो हर जगह चेंज हो रही है। जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेन थीटा भी चेंज हो रहा है, और टेन थीटा चूंकि स्लोप होता है तो मतलब स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो क्या जैसे y रिलेटेड है x से, वैसे ही इस स्लोप को रिलेट किया जा सकता है x से? सवाल फिर से सुनेंगे। जैसे y रिलेटेड है x से, यहाँ देखो, जैसे y रिलेटेड है x से, उसी तरह क्या इस कर्व का जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है वो भी क्या रिलेटेड है x से? इस सवाल का आंसर है यस। ठीक है, जिस तरह कोई फंक्शन x का होता है और वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक्ड होता है कि नहीं? यहीं से हमने मैथमेटिक्स अपनी शुरुआत की थी, फिजिक्स शुरुआत किया था कि y जो है वो डिपेंड करता है x पर। तो क्या इस कर्व का जो स्लोप होगा, जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, क्या इस स्लोप और x में भी कोई रिलेशन है? तो इसका आंसर है यस, रिलेशन है। क्या वो भी स्लोप भी फंक्शन है x का? कोई एक नया फंक्शन होगा मे बी, ये f है, यहाँ पे नाम हम कुछ और कर देते हैं, f1 कर देते हैं, f1x, अलग टाइप का रिलेशन होगा मे बी, बट क्या कोई ऐसा रिलेशन बनाया जा सकता है? इसका भी आंसर है यस। और अगर इस y कर्व का स्लोप, इस y कर्व का क्या स्लोप, अगर कोई मीनिंगफुल चीज निकल जाए फिजिक्स में, अगर कोई मीनिंगफुल चीज निकल जाए, तो क्या ये फंक्शन भी हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं हो जाएगा x के रूप में? यही फंक्शन निकालने के लिए यूज है डिफरेंशिएशन का, यही काम है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन आपको स्लोप का पैटर्न बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको भी समझना नहीं है, बस इतना याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² + 3x + 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका कर्व पैराबोलिक आएगा, इसका कर्व पैराबोलिक आएगा, कुछ ऐसा कर्व आएगा, देखो। ठीक है, ये पैराबोला है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो स्लोप इसका चेंज हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा, यहाँ पे स्लोप ऐसा, यहाँ पे स्लोप घट के 0, फिर यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा तेज, फिर स्लोप और तेज, फिर स्लोप और तेज। स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं पॉइंट टू पॉइंट? तो क्या इस स्लोप के चेंज होने का तरीका जो है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप को मान लो मैं y' से दिखा रहा हूँ, y का स्लोप y'। तो ये जो लाइन, ये लाइंस जो एंगल बना रहे हैं, उसका जो tan थीटा है मतलब स्लोप, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ y' से। क्या ये स्लोप भी x से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होता है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, कैसे निकालता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट आप ध्यान रखो 4x + 3 ऐसा फंक्शन आ जाता है डिफरेंशिएट करने पर। डिफरेंशिएशन एक टूल है मैथ में, अभी हम उस टूल को भी समझेंगे। डिफरेंशिएशन एक टूल है जो मेरे को डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन से बिना ग्राफ बनाए हुए, बिना कुछ भी किए हुए, सीधे स्लोप के पास लेके चला जाता है और वो वैल्यू दे देता है 4x + 3। तो डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट टूल हो गया, जो आपको पूरा ग्राफ बनाने से, चीज़ें एनालाइज करने से बार बार आपको बचाता है और सीधे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दे देता है। मतलब जो स्लोप है वो भी फंक्शन है x का, जो स्लोप है वो भी एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो है 4x + 3। मतलब ये जो tan थीटा की वैल्यू है, बार बार लाइन ड्रॉ करके, एंगल मेजर करके tan थीटा निकालना कितना कम्बरसम है, कितना डिफिकल्ट है, और डायरेक्ट ये देखो दे रहा है मुझे। मतलब कि इस कर्व पे इस y = 2x² + 3x + 1 पे x = 0 पे देखो तो y की वैल्यू कितनी है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, y = 1 है। x = 0 पे ये देखो, x = 0 पे y = 1 है। ठीक है,
और स्लोप क्या होगा, यहाँ भी x इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं स्लोप कितना है, x इक्वल्स टू 0 डाल दूँ, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3। मतलब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब क्या होगा सोचो आप। 3 का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे जो स्लोप बनेगा इस कर्व का, एक्चुअली ये पैराबोला थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा, मैंने रफली आपको समझाने के लिए बस बताया था। वेट, ऐसा हो जाएगा, ये पैराबोला है एक्चुअली वो। ठीक है, ये लाइंस को हम हटा देते हैं। ये 0 पे 1 पे है, मतलब जिस तरह से x की वैल्यू पता होने से आपको y की वैल्यू पता चल जाती है किसी भी इक्वेशन की वजह से, तो स्लोप जो है, स्लोप कौन देता है, स्लोप मैथ में डिफरेंशिएशन देता है, डिफरेंशिएशन का काम ही है स्लोप निकालना। तो कुछ ऐसा चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन से स्लोप निकल गया, स्लोप आ गया 4x प्लस 3, ये भी फंक्शन है x का, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू हम डालेंगे हमको स्लोप डायरेक्ट पता चल जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 0 डाले तो स्लोप आ गया 3। मतलब कि x बराबर 0 पे, अगर x बराबर 0 पे ये कर्व है, देखो यहाँ पे x बराबर 0 पे कर्व यहाँ पे, y यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप बना ले कोई बच्चा, ये देखो इसको शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो हमने इसको जब शिफ्ट कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस कर्व पे, तो ये जो स्लोप आया, ये जो लाइन आया, इस लाइन का जो थीटा होगा, उस थीटा का अगर तुम टैन थीटा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 डायरेक्ट। तो हर बार ग्राफ बनाने से हम बच गए कि नहीं, बताओ। जैसे y इक्वल्स टू, यही वाला इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे x बराबर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 1, ये आ गया 15, y इक्वल्स टू आ गया 15। मतलब x इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, बहुत ऊपर 15, ठीक है। ऐसा पैराबोला है कुछ, तो 0,1 से गुजर रहा था, और 2 पे इसकी वैल्यू सीधे बढ़ के कितनी हो जाती है, 15। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डायरेक्ट ये वैल्यू निकल जाए मेरी, इस जगह पे जो स्लोप बन के आ रहा है, ये लाइन नहीं चलेगा। प्लीज वेट, इस लाइन पे जो स्लोप बन के आएगा ऐसा, ठीक है, ये लाइन, इस पॉइंट पर स्लोप x इक्वल्स टू 2 पे है, आप कर्व के पास जाओ, वहां पे टेंजेंट बनाओ स्लोप डालने के लिए, यही कर रहे हैं हम लोग शुरू से। तो ये जो एंगल थीटा बनाएगा, जो भी एंगल ये थीटा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आराम से उस वाले इक्वेशन से आ सकती है। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अगर यहाँ पे x बराबर 2 डाल दिया जाए तो स्लोप कितना आ जाएगा, y डैश कितना आ जाएगा, y डैश कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन का काम क्या है। डिफरेंशिएशन इज समथिंग जो किसी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप बता देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि y अगर फंक्शन है x का,
तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो भी एक फंक्शन होता है एक्स का, ठीक है, एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको। अब अलग अलग फंक्शंस का एग्जांपल लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन कैसे क्या होता है पहले ग्राफ पे देखेंगे, फिर एनालिटिकल चीज़ें, कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको याद रखने होते हैं शुरू में, ठीक है। और हम लोग इसके पहले थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्री का कर्व भी देखेंगे साइन थीटा का, ठीक है। तो आज के आउटपुट में क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले वेरिएबल्स पे आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। प्लीज़ 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 सी वेरी केयरफुली व्हाट आर द टू वेरिएबल्स, आर दे एस एंड टी, आर दे एक्स एंड वाई, आर दे ए और बी। ये बात ध्यान रखनी है, लोगों को बहुत मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। समटाइम्स उनको एक्स का इतना आदत हो जाता है कि बाद में वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने में गलती करते हैं। दे आर स्टिल फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, हाउएवर इट इज़ नीडेड देयर टू फाइंड डी वाई बाई डी टी। तो वेरिएबल्स पे ध्यान रखें कि कौन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। हर क्वेश्चन को नए सिरे से देखना है, कुछ भी पहले से अज्यूम करके नहीं बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल टेल यू टू फाइंड डिफरेंशिएशन, एंड इसको सीख के हम सीधे घुस जाएंगे मोशन में, फिजिक्स के, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए यही प्री रिक्विजिट है, ये और वेक्टर। वेक्टर हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है, और भी धीरे धीरे और भी चीज़ें उसमें जानेंगे। प्लीज़ इसको आप रिवाइज कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स पे कैसे किया जाता है वेक्टर को किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और कैसे ये दोनों मिलकर ही इस वेक्टर को बनाते हैं। तो दिस वेक्टर ओ ए is nothing but this OA vector x and OA vector y। कंपोनेंट्स वाला चीज़ आप ज़रूर रिवाइज कर लेंगे अगली बार, क्योंकि वी आर एंटरिंग इनटू फिजिक्स नाउ, देयर इज़ ओनली वन क्लास अवे, वी आर ओनली वन क्लास अवे। ओके, थैंक यू।